राजद का आया, क्यों नहीं आए? वो कहते अगर हम आएंगे तुम्हारे साथ ठहरेंगे तो हम बीजेपी को वोट मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। अरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, भारत से भगाने की मेरी तैयारी की जा रही है और इनको अपने वोट की पड़ी है। ये इनका कांग्रेस का असली चेहरा आपके सामने है। और ये लोग हम पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी असदुद्दीन ओवैसी बड़ा जज्बाती है, वो जज्बाती बात करता है। मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर किसी के सामने उसकी औलाद की तालीम का इंतजाम नहीं होता, उस बच्चे का बचपना स्कूल में नहीं गुजरता, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, वो बच्चा बड़ा होकर अपने ज़ईफ मां बाप के लिए बहादुरगंज छोड़कर पंजाब हरियाणा चला जाता है। जब उसके मां बाप घर में होते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम घुसपैठी हो, CAA के कानून में तुमको घुसपैठी करार दिया जाएगा। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। उस नौजवान से पूछो जिस पर ये सब गिरता है तो क्या जज्बात में आएगा या थाली मारकर बोलेगा बहुत अच्छा हो रहा है? मैं उस नौजवान की जज्बात की तर्जुमानी करता हूं, उसके दिलों में छुपे हुए गुस्से को अपनी जबान पर लाकर ये इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से आपके हक का मुतालबा करते हैं। अगर इसको जज्बाती कहते हैं तो मैं अपने जज्बात को बरकरार रखूंगा, क्योंकि गरीबों की इंसाफ की राय हम लड़ रहे हैं। आप बताइए, 30 साल से 20 साल से मीठी मीठी बातें कर करके वोट हासिल किया गया, हमको कहते वोट काटने आए हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दो पापियों कांग्रेसियों, सुनो तुमको सवाल करते जवाब दो। और मेरा सवाल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी है। मैं आज के इस जलसे से आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में मुस्लिम अकलियत की आबादी 17% है। बिहार में मुस्लिम अकलियत की आबादी 17% है। यादव भाइयों की आबादी 14% है। कितनी है? मुस्लिम अकलियत की 17%। हमको बोलते ना वोट काटने आए, हम किसी के एजेंट बन के आए हैं। मैं यादव भाइयों को सलाम करता हूं, वो 17% है। मगर तुमको मालूम बिहार की असेंबली में उनके कितने विधायक हैं? मालूम आपको? बिहार के विधानसभा में हमारे यादव भाइयों के कितने विधायक जीत कर जाते हैं? आपको मालूम कितने मुस्लिम अकलियत जीत के जाते हैं? मैं बहादुरगंज की जनता से, बिहार की जनता से मेरा एक सवाल है। आपको मालूम कि हमारे यादव भाई 14% है। 55 से ज्यादा उनके विधायक जीत कर जाते हैं। आबादी में हिस्सा 14%, मुस्लिम अकलियत 17%। बताओ तुम्हारे कितने विधायक जीत के जाते? बताओ। मैं तो एजेंट हूं ना, आप जवाब दो, कितने जीत के जाते? किसी को मालूम? आपको मालूम? किसी को मालूम? सुनो, सिर्फ 23 जीत कर गए। 17% है और 23 जीत कर जाते, हमको उंगली उठाते हैं, हमको उंगली उठाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 17%, 23, 14%, 55 से ज्यादा। मैं क्या इनका गुलाम हूं? मुझे भी तो अपनी आबादी के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम क्या किराएदार करोड़ अदा करेंगे या मालिक बनेंगे? जब मालिक बनना है तो मालिक की तरह बिहेव करो। ये दिमागों से निकाल दो कि हम किसी की गुलामी करने नहीं आए, ना हम पटना में बैठने वाले कुर्सियों से डरने वाले हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम किसी और से नहीं डरने वाले हैं। हाँ, जो हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करेंगे, इखलाक से पेश आएंगे। मगर अगर कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मुझसे डरो, मैं कहूंगा नहीं डरता हूं, मैं तुमसे नहीं डरता हूं तुमसे। चाहे मेरी
इस राह में हमारी जिंदगी चले जाए, मगर डरना है तो रब्बे करीम से डरना है। इनका मिजाज क्या है कि हमसे डरो, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदगी गुजारो और हमारी गुलामी करो। ये मेरा मिजाज नहीं है मेरे भाई। हां, गुलामी अगर करना है इन गरीबों की करने तैयार हूं, और अगर मेरे गले में किसी के गुलामी का तौक है जिसको मैं फख्र के साथ पहनता और पहनता रहूंगा जब तक जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज आपको देने आए। क्या हम हमारे यादव भाइयों की तरह 50 MLA नहीं जीता सकते? नहीं जीता सकते? जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते? डरिए मत, खुल के बोलिए, जोर से बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, पूरी शिद्दत से बोलिए, इतना जोर से बोले कि पटना में बैठने वालों को मालूम हो जाए कि बहादुरगंज की जनता खड़ी हो गई है। ये मिजाज आपको पैदा करना है। खामोश रहकर आंखों में आंसू लाके रोने से कोई सुनने वाला नहीं है। अब आंख में आंसू नहीं आएंगे। जो हमारी वोट की चोरी की उनको रुलाने का टाइम आया है और यहां से बहादुरगंज की जनता आगाज करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर कहते हैं बीजेपी के इशारे पर ओवैसी आता है। याद रखो जालिमों, दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं है जो ओवैसी को खरीद सके। दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं है, क्योंकि मैं तो बिक चुका हूं, मैं तो बिक चुका हूं जन्नत के एवज में। तू क्या खरीदेगा मुझे? हां, जो बिकने तैयार है वो बिकते हैं जिन्होंने बहादुरगंज की जनता को गरीब बना दिया। वो बिकाऊ है जिन्होंने यहां पर डिग्री कॉलेज कायम नहीं किया। वो बिकाऊ है जिन्होंने बहादुरगंज के किसानों का साथ नहीं दिया। वो बिकाऊ है जिन्होंने बच्चों को शिक्षा से महरूम कर दिया। वो बिकते हैं जिन्होंने बहादुरगंज में अस्पताल का इंतजाम नहीं किया। अरे हम तो वो है कि अगर वक्त का फिरौन और नमरूद भी होगा तो हम अपनी सुन्नत को अदा करेंगे और मजलूमों की आवाज भरेंगे। आज हमसे कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम हराए कांग्रेसियों बीजेपी को। हमको फिरका परस्त कहते हैं कि ओवैसी जहां पर जाता है नफरत फैलाता है। बताओ, मैंने अब तक जो कुछ बयान किया उसमें नफरत फैलाया या तुम्हारे हौसलों को बढ़ाया? नहीं, बताइए, खुल के बताइए, मैं क्या नफरत फैलाया हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहते हैं कि ओवैसी जहां जाता है बीजेपी को जिताता है। अरे हैदराबाद और तेलंगाना में हमारे कितने एमएलए? 7 एमएलए। हैदराबाद में हमारे से 7 एमएलए, कोई मिनिस्टर नहीं है। मगर जब हैदराबाद में बाढ़ आई, 48 घंटे के अंदर जो 17 लोगों की मौत हुई, 48 घंटे के अंदर मरने वालों के एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपए का चेक हम दिला दिए। हमारे हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स हैं, यहां पर एमएलए बलाला साहब हैं, ये आइए, मलकपेट के एमएलए हैदराबाद के। आपको मालूम उन्होंने क्या किया? इनके क्षेत्र में विधानसभा में पानी आया तो इन्होंने अपनी एक विधानसभा में जिस घर में पानी आया था कितना मुआवजा दिलाया मालूम आपको? 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए दिलाए। और यहां का विधायक नहीं, और ऐसे बीजेपी का एजेंट। अरे तू क्या, तेरी जमात क्या जूती पे रखते हैं तुझे? गरीबों को मुआवजा नहीं दिलाते। 16 करोड़ रुपए, हम जाने के बाद इनको रोक के पूछ लीजिए। 16 करोड़ रुपए खाली एक विधानसभा में। जिसके घर में पानी आया बोले 10,000 कैश ला कर दिए गवर्नमेंट। 7 एमएलए हमारे चीफ मिनिस्टर को बोले कि करना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल करूंगा, 24 घंटे में ऐलान हुआ और पैसे देना शुरू कर दिया। ये ताकत होती है,
ये ताकत होती है। मिनिस्टर बनना ताकत नहीं है, गरीबों का हक दिलाना ये ताकत है। तौसीफ साहब, तुम मिनिस्टर तो नहीं बनोगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अंजर नईमी इस बहादुरगंज की जनता का विधायक बनेगा और अल्लाह उसको मंत्री से ज्यादा इज्जत से नवाजेगा। वो जब पटना को जाएगा तो पटना की विधानसभा में जो भी मुख्यमंत्री होगा उसकी आंख में आंख डालकर अपनी गर्दन को सीधा करके कहेगा कि सीमांचल जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेसी हम पे इल्जाम लगाते। बताओ, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, कितनों पर तुम और राजद जीते? कितने जीते? एक किशनगंज से जीता। वो भी क्यों जीता? हमारी वजह से। अगर हम 3 लाख वोट नहीं लेते, 3,25,000 जेडीयू लिया, 3.5 लाख कांग्रेस लिया, अगर हम नहीं लड़ते तो वो 3 लाख 2 लाख से जीत जाता। अरे हम लड़े तो जीते ना। मगर अब विधानसभा का इलेक्शन है। अब आपको 7 तारीख के दिन अपना एक वोट अंजर नियामी के हक में देना है। जो लोग 20 साल से आपके वोट की चोरी कर रहे हैं, जो लोग 20 साल से हमारे बच्चों को शिक्षा से महरूम करके रख दिए, जो लोग 20 साल से हमारी मां और बहनों को अस्पताल से महरूम करके रख दिए, मैं बहादुरगंज की जनता से और सीमांचल की जनता से अपील कर रहा हूं कि 7 तारीख के दिन एक जख्मी शेर और शेरनियों की तरह पोलिंग बूथ को जाइए। ये लोग 20 साल तक हमारा शिकार करते रहे। जब शेर जख्मी हो जाता है तो बड़े से बड़ा शिकारी जंगल छोड़ के भाग जाता है। अब आपको एक जख्मी शेर की तरह पोलिंग बूथ में जाना है और जहां पर पतंग छाप का निशान दिखेगा, ये सोच कर डालो, डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर, और एक उम्मीद और मोहब्बत की बुनियाद पर पतंग छाप पर बटन लगाइए। और मेरी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल का भी वोट डाल रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, याद रखो, जब आप वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ आपका वोट नहीं, ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का वोट डाल रहे हैं आप। इन मासूम बच्चों को अच्छी राह दिखाने के लिए, इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 नवंबर के दिन आपको अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। और आखिर में, क्योंकि जज्बाती गुफ्तगू हुई, थोड़ा टेम्परेचर कम कर देते हैं। अभी लॉकडाउन में हमारे बच्चे किशनगंज में फंस गए तो हमारे प्रवासी मजदूरों ने फोन लगाया था तौसीफ साहब को, फोन लगाया था उनको। तो तौसीफ साहब के फोन से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। लगाया था ना फोन, लगाया था ना। तो तौसीफ साहब के फोन से, जो हमारा बच्चा प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन में था, फोन है तौसीफ साहब, तो फोन से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब हमने हमारे शेर को खड़ा कर दिया, जब हम खुद आ गए आपके दरमियान में और आपका हमारा कनेक्शन बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मजलिस की कामयाबी को यकीनी देखते हुए अब आपको फोन लगा है।